हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो जीव विज्ञान 500 महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज़ का पार्ट 1 है, जिसके सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, जो कि जीव विज्ञान का निचोड़ है। ये प्रश्न आपको ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और अगर हमारा वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी-बेरी रोग किस विटामिन कमी से होता है, ये बताना है दोस्तों। तो बताइएगा, सही राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन बी1। बेरी-बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? थायमिन। और अगर बात करें दोस्तों विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और विटामिन सी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन बी12 की बात करें दोस्तों, तो इसकी कमी से एनीमिया होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है साइनोकोबाल्मिन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्टार्च से क्या संबंधित है? यानी स्टार्च से किसका संबंध है? तो आपका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, सुक्रोज से या गैलेक्टोज से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्च से ग्लूकोज का संबंध है। स्टार्च से किसका संबंध है दोस्तों? ग्लूकोज का। अगर फ्रुक्टोज की बात करें दोस्तों, तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है, जो कि शहद में और फलों में पाया जाता है। और अगर सुक्रोज की बात करें दोस्तों, सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड टाइप का शर्करा होता है, जिसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और अगर गैलेक्टोज की बात करें दोस्तों, तो ये मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड होता है, जबकि सुक्रोज जो होता है दोस्तों, ये डाइसैकेराइड होता है। फ्रुक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड होता है, जबकि सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड शर्करा है। इसे टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज। स्टार्च का संबंध ग्लूकोज से है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड हैं, जिसमें ग्लूकोज के एक-एक अणु होते हैं, तथा जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड टाइप शर्करा है। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है दोस्तों, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताइएगा दोस्तों। उपास्थि, अस्थि, दांत का एनामल या फिर काइटिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दांत का एनामिल। हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का एनामिल होता है। दांत का एनामिल सबसे कठोर होता है। अगर उपास्थि की बात करें दोस्तों, तो हमारे शरीर में उपास्थि जो है 639 उपास्थियां होती हैं। कितना दोस्तों? 639, जिसे बोलते हैं कार्टिलेज। हमारे शरीर में 639 कार्टिलेज होती हैं। अगर अस्थि की बात करें दोस्तों, हड्डी की बात करें, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उपास्थि 639 और अस्थि यानी हड्डियां 206। और अगर काइटिन की बात करें दोस्तों, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनके शरीर का बाहरी आवरण काइटिन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग दांत का एनामिल होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा दोस्तों। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जो कि दांतों से संबंधित होता है। अगर बात करें दोस्तों विटामिन सी के रासायनिक नाम की, तो इसका रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन के की बात करें दोस्तों, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। और विटामिन ई की कमी से अगर बात करें दोस्तों, तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन डी की कमी से
हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिन्हें रिकेट्स नामक बीमारी कहते हैं। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। यही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन क्या है बताइएगा दोस्तों। एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का एंजाइम है, या एक प्रकार का विटामिन है, या फिर एक प्रकार का पोषक तत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारे आमाशय द्वारा स्रावित होता है। किससे दोस्तों? आमाशय। आमाशय द्वारा आमाशय आमाशय द्वारा पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है और ये पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। किसका दोस्तों? प्रोटीन का पाचन करता है। तो अगर पूछा जाए पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो आमाशय में स्रावित होता है और यह प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है दोस्तों, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इनका संग्रह कहाँ पर होता है? यानी कि अगर बात करें दोस्तों कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कहाँ होता है, तो आप बताओगे यकृत में। लेकिन ये स्टोर कहाँ पर होता है, यही आपको बताना है। बताइएगा दोस्तों, यकृत में या फिर तिल्ली में या फिर यकृत और पेशियों में या फिर किडनी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है, यकृत करता है, लेकिन यह स्टोर यकृत तथा पेशियों दोनों में होता है। ये स्टोर कहाँ पर होता है दोस्तों? यकृत तथा पेशियों में, दोनों जगहों पर यह स्टोर होता है। अगर यहीं पे पूछा जाए दोस्तों कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन कौन करता है, तो आप बताओगे यकृत। लेकिन ये स्टोर कहाँ कहाँ होता है, तो बताओगे आप यकृत तथा पेशियों में। तिल्ली का मतलब है दोस्तों स्प्लीन, और यकृत का मतलब है लीवर, और किडनी का मतलब है वृक्क। अगर लीवर की बात करें तो लीवर में ही पित्तरस का निर्माण होता है, और स्प्लीन तिल्ली की बात करें तो ये जो है ब्लड बैंक भी इसे कहते हैं और रक्त का कब्रगाह भी इसे कहते हैं। और अगर किडनी की बात करें, किडनी तो हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है और रक्त को छानने का काम किडनी का होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सा तत्व है जो दांत के एनामेल को कठोर बनाता है? दांत के एनामेल को कौन कठोर बनाता है बताइएगा दोस्तों। कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दांत के एनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। दांत के एनामेल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। चलिए दोस्तों अगर बात करें आयोडीन की, तो आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। और कैल्शियम की अगर बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम से ही हमारी सारी हड्डियां बनी हुई हैं। और दांत के एनामेल को कौन कठोर बनाता है, तो बताएंगे फ्लोरीन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त यानी दोस्तों पित्तरस, पित्तरस जिसे बोलते हैं बाइल जूस, इसका मुख्य कार्य क्या है बताइएगा। उत्सर्जी पदार्थ का निवारण, भोजन को अम्लीय बनाना, प्रोटीन के पाचन में नियंत्रण, या फिर पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य जो होता है ये पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है। कौन सा होता है दोस्तों? ऑप्शन डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना होता है। पित्त जो होता है दोस्तों, पित्त ये हल्का क्षारीय होता है। तो अगर ये क्षारीय होता है तो भोजन को अम्लीय तो बनाएगा नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया दोस्तों। और प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन एंजाइम होता है या फिर ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। अगर बात करें दोस्तों कि भोजन को अम्लीय कौन बनाता है, तो HCl अम्ल जो है आमाशय से निकलता है, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। और अगर बात करें दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आप बताओगे पेप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो बताइएगा दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। किस विटामिन की कमी से दोस्तों? तो बताएंगे आप, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अगर विटामिन ए की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अगर विटामिन बी की बात करें दोस्तों, तो विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है और इसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। और अगर विटामिन के की बात करें दोस्तों, तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और इसका रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनॉन होता है और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। जबकि विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाती है, यानी कि जनन क्षमता कमजोर हो जाती है और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों विटामिन ई का? टोकोफेरॉल। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की? तो बताइएगा दोस्तों, लुईस पाश्चर ने, फंक ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या फिर आर.एच. व्हिटेकर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। किसके द्वारा दोस्तों? फंक के द्वारा। विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। अगर बात करें दोस्तों लुईस पाश्चर की, तो इन्होंने रेबीज का टीका खोजा था। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है और यह रेहेब्डो वायरस के कारण होता है। अगर बात करें दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। और आर.एच. व्हिटेकर की बात करें, तो जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में या 5 जीवों का वर्गीकरण 5 जगत में आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया, जिसमें से 5 जगत जो है दोस्तों हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। ये 5 जगत में जो वर्गीकरण किया गया, ये आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों, डीएनए में क्या होता है? बताइएगा दोस्तों, अमीनो अम्ल होता है या पेप्टाइड होता है या पेप्टोन्स होता है या फिर न्यूक्लियोटाइड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है जो 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ए, यू, जी और सी। एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन और साइटोसिन, ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, उपर्युक्त सभी और गैलेक्टोज। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये जो है मोनोसेकेराइड होते हैं। कौन कौन दोस्तों? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। इसके साथ साथ गैलेक्टोज भी दोस्तों गैलेक्टोज भी क्या होता है? ये भी मोनोसेकेराइड होता है। यानी कि फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड होते हैं। जबकि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज ये डाइसेकेराइड होता है। कौन सा दोस्तों? सुक्रोज ये डाइसेकेराइड होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों बी और डी दोनों होना चाहिए था। तो प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, सही कर लीजिएगा। जो फ्रुक्टोज है और ग्लूकोज है और ये जो ग्लैक्टोज है, ये सब कैसे हैं? ये मोनोसेकेराइड हैं। जबकि जो सुक्रोज ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड के अंतर्गत सुक्रोज के साथ साथ माल्टोज तथा लैक्टोज भी आता है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज के साथ साथ लैक्टोज और माल्टोज भी आता है। तथा पॉलीसेकेराइड में स्टार्च आता है और सेलुलोज आता है। तो अगर बात करें दोस्तों मोनोसेकेराइड की, तो फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज। अगर डाइसेकेराइड की बात करें दोस्तों, तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज हो जाएगा। तथा पॉलीसेकेराइड की अगर बात करें दोस्तों, तो स्टार्च तथा सेलुलोज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न, यकृत द्वारा बनाया गया पित्तरस कहाँ स्टोर होता है? तो अगर पूछा जाए कि पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो आप बताओगे यकृत यानी कि लीवर। लेकिन पूछा गया है कि पित्तरस का निर्माण तो लीवर में होता है, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? बताइएगा दोस्तों, यकृत में, छोटी आंत में, पित्ताशय में या फिर अमाशय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पित्ताशय में। पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर। तो पित्तरस का निर्माण लीवर में होता है, लेकिन ये गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है यानी स्टोर होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो अभी हमने पीछे ही देखा दोस्तों कि जो सुक्रोज होता है और लैक्टोज होता है। कौन दोस्तों? लैक्टोज। लैक्टोज लैक्टोज सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सब क्या होते हैं दोस्तों? माल्टोज ये सब क्या होते हैं? ये डाइसेकेराइड होते हैं। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सब डाइसेकेराइड होते हैं। जबकि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये सब मोनोसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड होते हैं, लेकिन सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज ये सब डाइसेकेराइड होते हैं। और अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें तो सेल्यूलोज और स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है दोस्तों। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? बताइएगा दोस्तों, इंसुलिन, एस्ट्राडियोल, ग्लाइकोजन या फिर उपरोक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है ये एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगर इंसुलिन की बात करें दोस्तों, तो ये अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के द्वारा स्रावित होता है और यह एक प्रकार का हार्मोन है। यह अग्नाशय की बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है। इसकी कमी से जो है मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। अगर ग्लाइकोजन की बात करें दोस्तों, तो लीवर अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। जो लीवर होता है आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो बताइएगा दोस्तों, लैक्टोजेन, मायोसिन, केसिन और रेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसिन। केसिन जो है ये दुग्ध युक्त प्रोटीन है, यानी कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कौन सा? केसिन। अब अगर इसके पाचन की बात करें कि केसिन का पाचन कौन करता है, तो केसिन का पाचन जो है रेनिन नामक एंजाइम करता है। तो रेनिन ये एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन का पाचन करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केसिन। केसिन जो है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगर लैक्टोज की बात करें दोस्तों, लैक्टोजेन की, तो ये दूध में पाया जाने वाला शर्करा है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? यानी कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, छोटी आंत में, कोलोन में, सीकम में या फिर स्टमक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है कहाँ पर? छोटी आंत में। अगर कोलोन की बात करें दोस्तों, तो ये बड़ी आंत का एक भाग होता है। सीकम की बात करें तो ये भी बड़ी आंत का भाग होता है। स्टमक की बात करें दोस्तों तो ये आमाशय होता है। तो जो प्रोटीन होता है अमीनो अम्ल में कहाँ बदलता है, तो बताएंगे आप छोटी आंत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? बताइएगा दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? तो जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं।
विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। यानी ये हड्डियों से संबंधित एक विटामिन है। यह हार्मोन, इसे हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर विटामिन ए की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन बी की बात करें दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम थायमीन और बेरी-बेरी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन ई की बात करें दोस्तों, तो इसका जो है रासायनिक नाम टोकोफेरॉल हो जाएगा और इससे बांझपन नामक बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, रेनिन का स्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन, अभी हमने बताया दोस्तों कि रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। रेनिन क्या है दोस्तों? एक प्रकार का एंजाइम है जो कि आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। रेनिन का मुख्य काम है दूध में उपस्थित केसीन नामक प्रोटीन का पाचन करना। यानी दूध का काम पाचन करना, ये रेनिन का काम है। और रेनिन कहाँ पर स्रावित होता है? आमाशय में। अगर लीवर में बात करें दोस्तों, तो लीवर में पित्तरस यानी कि बाइल जूस का निर्माण होता है। अगर किडनी की बात करें दोस्तों, तो रक्त को फिल्टर करने का, छानने का काम किडनी का होता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है कि पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन किसमें देखा जाता है? रीजनरेशन की प्रक्रिया किसमें देखी जाती है? तो बताइएगा दोस्तों, कॉकरोच में, खरगोश में, मक्खी में या फिर प्लेनेरिया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। प्लेनेरिया कई खंडों में टूटकर पुनः नए प्लेनेरिया का निर्माण कर लेती है। तो रीजनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? यानी हार्मोन के कमी या अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? बताइएगा दोस्तों। जुखाम, घेंघा, ट्यूबरकुलोसिस या फिर लेप्रोसी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घेंघा। घेंघा जो है एक हार्मोनल बीमारी है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से हो जाती है। कौन सी दोस्तों? घेंघा बीमारी जो है ये हार्मोनल बीमारी है जो कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण हो जाती है और यह आयोडीन की कमी से भी होता है। अगर बात करें जुखाम की दोस्तों, तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। और ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और लेप्रोसी, इसे कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी नामक बीमारी है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत क्या था? बताइएगा दोस्तों, डार्विन का सिद्धांत क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता या फिर प्राकृतिक चयनवाद या फिर म्यूटेशनवाद या फिर परिवर्तन सहित अवरोहण? तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों, प्राकृतिक चयनवाद। जो डार्विन का सिद्धांत था ये प्राकृतिक चयनवाद पर आधारित था। प्राकृतिक चयनवाद। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक किनके संयोजक थे? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो देखिएगा दोस्तों, बताइएगा। सरीसृप और स्तनधारी का, पक्षियों और स्तनधारी का, उभयचर और स्तनधारी का या फिर सरीसृप और पक्षियों का? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। जो आर्कियोप्टेरिक्स था ये सरीसृप और पक्षियों का संयोजक था। किसका दोस्तों? सरीसृप और पक्षियों का संयोजक था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो आप बताओगे दोस्तों, ओजोन गैस। जो सूर्य के प्रकाश होता है इसमें परावैंगनी विकिरण की जो क्रिया होती है इससे ओजोन गैस का निर्माण होता है। ओजोन गैस का प्रतीक जो होता है दोस्तों O3 होता है। तो इसी का निर्माण होता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रतीक CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक क्या होता है? CO। और अगर सल्फर ऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो इसका प्रतीक SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर फ्लोराइड की बात करें दोस्तों, तो फ्लोराइड, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ओजोन गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 25वां प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? बताइएगा दोस्तों, मूल उत्पादक होते हैं या मूल उपभोक्ता होते हैं या अपघटक होते हैं या उत्पादक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्पादक होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे उत्पादक होते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।